हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का टॉपिक है माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, या इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है योगर्ट को हम कैसे इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं और उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, फर्मेंटर्स में, लार्ज स्केल में, ठीक है। योगर्ट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। योगर्ट इज़ अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क with using of microorganism that transform lactose sugar and milk to lactic acid, which decrease the pH, led to the formation of curd with appropriate consistency and viscosity. योगर्ट एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है मिल्क का, ठीक है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं योगर्ट की फॉर्मेशन में, जो लैक्टोज शुगर मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। अब आपको पता है लैक्टिक एसिड है, एसिड का मतलब जो पीएच है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और उससे कर्ड बन जाएगा, ठीक है। कोगुलेशन हो जाएगा मिल्क का, एग्रीगेशन हो जाएगा उसके पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से कर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और हमें किस कंसिस्टेंसी में चाहिए, ठीक है, कितनी विस्कोसिटी चाहिए, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का कर्ड बना रहे हैं, किस टाइप का योगर्ट बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं जो हम इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन करते हैं योगर्ट की। उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होते हैं। हमें मिल्क चाहिए, इनोकुलम चाहिए जो माइक्रोबियल कॉलोनीज़, मतलब हमें इनोकुलम या माइक्रोब्स चाहिए जो कर्ड बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। स्टेबलाइज़र, स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स। जब हम इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज करते हैं योगर्ट को, ठीक है, तो हम बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करते हैं उसमें, ताकि उसकी जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो, ठीक है। अगर हम घर में दही बनाते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं डालते, क्योंकि हमें वो नेचुरल वे में ही इनटेक करनी होती है। तो अगर हम स्टेबलाइज़र, स्वीटनर्स, फ्लेवर्स डालेंगे, तो आपको पता है आजकल बहुत सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड कर दिए हैं योगर्ट के अंदर, उसकी जो फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। अगर हमें वो डालना है, अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे बनानी है, तो ये सब कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। फर्मेंटर चाहिए, ठीक है, जिसमें हम दही बनाएंगे। इंक्यूबेटर चाहिए, जिसमें हम रेस्टिंग के लिए दही को रखेंगे या योगर्ट को रखेंगे, ठीक है। थर्मोमीटर चाहिए, जो हमें टेम्परेचर चेक करेंगे। हमें स्पैचुला चाहिए। स्पैचुला एक चम्मच होता है जो इंडस्ट्रियली जब हम फर्मेंटेशन करते हैं लार्ज स्केल पे, तो वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, एक तरीके का स्पून होता है। अवन चाहिए। अवन इसलिए चाहिए ताकि हम मिल्क को हीट कर सकें, ठीक है, और उन सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक्टिव कर सकें, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही वो एक्टिव होते हैं और वो वर्क करते हैं, और जब वो वर्क करेंगे तभी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होगा। अब हम टाइप्स ऑफ कर्ड पे आएंगे या टाइप्स ऑफ योगर्ट में आएंगे। जब हम इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज करते हैं योगर्ट, तो बहुत सारे टाइप की योगर्ट आती है। तो फर्स्ट है केफिर। केफिर इज़ अ लिक्विड योगर्ट फॉर ड्रिंकिंग। इट कंटेन्स प्रोबायोटिक्स एंड ईजी टू मेक बाय एडिंग केफिर गेन्स टू मिल्क एंड लीव इट स्टैंड फॉर 12 to 24 आवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितनी कंसिस्टेंसी और कितनी विस्कोसिटी चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है। तो केफिर एक लिक्विड योगर्ट है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? जो हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो बूस्टअप हो, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को, इन सबको बूस्टअप करते हैं। और ये कैसे बनता है? केफिर ग्रेन्स आते हैं मार्केट में, उसको मिल्क के अंदर डाल दो और कुछ टाइम के लिए, मतलब 12 से 24 आवर्स तक रेस्टिंग पीरियड दो, उसके बाद केफिर बन जाता है। केफिर को सिंथेसाइज करने के लिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं? वो होते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज़ यूज़ होती है, और प्रोबायोटिक ईस्ट सेकेरोमाइसीस की स्पीशीज़ यूज़ होती है। यीस्ट होता है वो सेकेरोमाइसीस का यूज़ होता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ होता है केफिर को सिंथेसाइज करने के लिए। हम केफिर मिल्क के अंदर केफिर ग्रेन्स डालते हैं, उसको रेस्टिंग पीरियड देते हैं 12 से 24 आवर्स तक का, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इनोकुलम हम डाल देते हैं उसके अंदर। इसकी वजह से क्या होता है? केफिर जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कर्ड यूज़ होती है, योगर्ट यूज़ होती है, वो सिंथेसाइज हो जाती है। अब है लो फैट और नॉन फैट। लो फैट और रिड्यूस फैट योगर्ट इज़ मेड बाय 2% ऑफ मिल्क, ठीक है। जब हम मिल्क की छाछ बन जाती है ना, बिल्कुल पतला मिल्क जिससे सारी मलाई निकल चुकी होती है, या जिससे सारा फैट निकल चुका होता है, रिडक्शन हो जाता है सबका फैट का, उससे वो बनती है, ठीक है। सिर्फ 2% मिल्क इन्वॉल्व होता है, बाकी वाटर कंटेंट रहता है, ठीक है। उसको स्किम मिल्क भी कहते हैं। स्किम मिल्क हम यूज़ करते हैं। छाछ बटर मिल्क टाइप होता है, छाछ होती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ठीक है, एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको ये लर्न करने ही करने हैं।
को नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं ये, और ये नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल है, मैंने भी अपने लिए ये यूज़ करे थे, ठीक है। ग्रीक योगर्ट आता है अब। ग्रीक योगर्ट इज़ द थिक एंड क्रीमी, इट इज़ मेड बाय फर्दर स्टेनिंग ऑफ द रेगुलर योगर्ट टू रिमूव द लिक्विड वे रिच इन कैल्शियम। Microorganism involved are Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus, ठीक है। ग्रीक योगर्ट काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का होता है, थिक होती है, क्रीमी होती है। हम क्या करते हैं, जो योगर्ट होता है उसके अंदर से वाटर वे होता है, पानी जो योगर्ट के अंदर होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और उसको काफ़ी थिक कर देते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम में रिच होती है, ठीक है। ये काफ़ी बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारी बोन्स को कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, इसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस है और लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिगस है। सिमिलरली नेक्स्ट आता है स्कायर। इट इज़ अ डेंस, क्रीमी एंड हाई इन प्रोटीन। स्कायर रिक्वायर्स 4 times the amount of milk to make and contain 2 to 3 times more प्रोटीन। स्कायर डेंस है, क्रीमी है और काफ़ी प्रोटीन कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है। स्कायर रिक्वायर्स, जितना हमें मिल्क चाहिए होता है रेगुलर किसी भी योगर्ट को सिंथेसाइज करने के लिए, उससे 4 times ज़्यादा चाहिए होता है हमें स्कायर को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। और ये प्रोटीन की कंटेंट भी इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल योगर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉन डेयरी योगर्ट में, ठीक है। डेयरी का मतलब हो गया जो हमें मिल्क से बनता है, ठीक है, और नॉन डेयरी योगर्ट हो गए मतलब जो डेयरी मतलब मिल्क से नहीं बनता, ठीक है। हम इंक्लूड करते हैं सोया योगर्ट, ठीक है, और कोकोनट मिल्क योगर्ट। सोयाबीन का मिल्क से जो योगर्ट बनती है उसे सोया योगर्ट कहते हैं, और कोकोनट के मिल्क से जो योगर्ट बनती है उसे कोकोनट मिल्क योगर्ट कहते हैं, ठीक है। नॉन डेयरी में इसलिए आते हैं क्योंकि ये हमें कभी कोई भी कैटल्स या एनिमल्स से नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये वीगन योगर्ट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये जो वीगन लोग होते हैं उनके लिए प्रेफरेंस है उनकी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, इनमें होते हैं लैक्टोबैसिलियस एंड बाइफिडोबैक्टीरिया, ठीक है। ये यूज़ होते हैं इन वीगन योगर्ट्स को सिंथेसाइज करने में, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेबने की। लेबने इज़ मेड बाय स्टेनिंग द लिक्विड आउट ऑफ योगर्ट अंटिल इट टेक्स ऑन ए कंसिस्टेंसी सिमिलर टू अ सॉफ्ट चीज़। जब हम योगर्ट में से सारा वे निकाल देंगे, सारा वाटर कंटेंट निकाल देंगे और उसको हम एक क्लॉथ में रखेंगे और सारा उसको ऐसे करके पूरा टाइट से उसको ग्रिप बनाकर सारा पानी या वे निकाल देंगे, तो एक जैसा उसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी सॉफ्ट चीज़ जैसी, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा ये इस प्रोसेस के बाद उसको लेबने कहेंगे, लेबने, ठीक है। ये भी एक योगर्ट का ही टाइप है जो बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, ठीक है। अब हम मेन प्रोसेस पे आते हैं, मेन प्रोसीजर पे आते हैं जो योगर्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यही डेफिनेशन है, योगर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ फर्मेंटेड मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बाय द 2 species ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया स्पीशीज आर लैक्टोबैसिलियस बुल्गारिगस एंड लैक्टोबैसिलियस थर्मोफाइलस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ठीक है। शुगर इन मिल्क इज़ फर्मेंटेड टू लैक्टिक एसिड, ठीक है, दैट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक कर्ड टू फॉर्म। स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड है। सबसे पहले रॉ मिल्क के बाद पेस्टराइजेशन करी, ठीक है, पेस्टराइज्ड मिल्क, रॉ योगर्ट, प्रोसेस्ड योगर्ट, ठीक है। रॉ मिल्क के जब हम पेस्टराइजेशन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी, तो पेस्टराइज्ड मिल्क बन जाएगा, ठीक है। उसकी होमोजेनाइजेशन करेंगे, कूलिंग करेंगे, इंक्यूबेशन करेंगे और स्टार्टर कल्चर डाल देंगे, ठीक है। फिर फर्मेंटेशन करेंगे, कूलिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे, स्टार्टर कल्चर डालेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ये एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में है। इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क, सेंट्रीफ्यूगल clarification to remove somatic cells and solid impurities by the process of centrifugation, ठीक है। जो मिल्क के ऊपर भी बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो काफ़ी उसकी कंसिस्टेंसी को थिक कर देते हैं, ठीक है। और सॉलिड इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है मिल्क के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हम सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये फैट वगैरह जो होंगे, उसके ग्लोब्यूल्स होंगे, ठीक है, और थिकनेस होगी मिल्क के अंदर, वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से नीचे चली जाएगी, ओके। और जो ऊपर का रह जाएगा वो काफ़ी
स्मूथ और थिन रह जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से हम सबसे पहले मिल्क को, हम जो डिफरेंस इन स्टेट होगा वो डिफरेंस से हम उसको क्लेरिफाई करके हम मिल्क को अलग रख सकते हैं। और जो मलाई आएगी या कोई भी फैट के ग्लोब्यूल्स आएंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, वो नीचे आ जाएंगे और जो क्लियर मिल्क है वो ऊपर आ जाएगा। वो क्लियर मिल्क हम सेपरेट कर देंगे, जिस वजह से हम फर्दर यूज़ के लिए उसको, योगर्ट के प्रोसेस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगाइजेशन के बाद हम यूज़ करते हैं पेस्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मिल्क की हम काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर और टाइम बता देती हूँ मैं कितना रहता है। एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स अ हाई हीट ट्रीटमेंट इज़ यूज टू डीनेचर द वे, ठीक है, प्रोटीन्स। द हाई ट्रीटमेंट ऑफ हीट रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पॉलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मिल्क एंड प्रोवाइड अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर द स्टार्टर कल्चर टू ग्रो। तो अननेसेसरी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाई टेम्परेचर को, ठीक है, ये सर्वाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। बल्कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है, और उसका जो वर्किंग होती है उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। पर जो अननेसेसरी कंटेमिनेट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे आते आते अपने जो उनका प्रोटीन होता है वो डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। और जो बेटर इन्वायरमेंट मिल जाता है स्टार्टर कल्चर को, ठीक है। आपको स्टार्टर कल्चर पता ही चल गया है कि योगर्ट के लिए स्टार्टर कल्चर लैक्टोबैसिलस रहता है और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस रहता है। थर्मोफाइलस का मतलब जो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छे से वर्क करेगा। लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ भी हाई टेम्परेचर पे अच्छे से वर्क करती है, तो उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क कंपोनेंट। स्टैंडर्डाइजेशन भी तो करनी पड़ेगी हमें कि कितना फ़ैट चाहिए और हमें कितना नॉन फैट कंटेंट चाहिए, ठीक है, योगर्ट की फॉर्मेशन के लिए। फॉर योगर्ट द फैट content ranges from 0.1% to 10% to achieve the desired fat level. Either the addition of skim milk or milk fat or the separation of fat from milk via centrifuge and mixing fat with skimmed milk. Standardization is of paramount importance. Increasing the fat content of the milk result in consistency and viscosity of yogurt. In yogurt manufacturing, to fortify the milk mixture with milk powder, casein powder, whey protein to achieve the desired SNF content and increase in consistency and viscosity of the yogurt. फैट कंटेंट योगर्ट में कितना रहना चाहिए, 0.1 से 10% रहना चाहिए। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द योगर्ट कि हम कौन सा योगर्ट सिंथेसाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम फैट को ऐड कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगाइजेशन की वजह से, ठीक है। या तो फिर हम उसके अंदर स्किम मिल्क डाल सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन हो जाएगी, ठीक है। योगर्ट मैन्युफैक्चरिंग में मिल्क को हम कसीन पाउडर, कसीन प्रोटीन होता है, अगर हमें प्रोटीन कंटेंट जितना चाहिए उस हिसाब से हम प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हैं, कसीन का पाउडर डाल सकते हैं। वे प्रोटीन क्या हो गया, जो वाटर होता है उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन भी डाल सकते हैं, ठीक है। SNF का मतलब हो गया स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स वगैरह जितने हमें चाहिए उस हिसाब से हम एडिशन और डिक्रीज कर सकते हैं हम, ठीक है। ताकि अगर हमें थिक कर्ड चाहिए तो हमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर हमें थिन चाहिए, काफ़ी थिन कर्ड चाहिए जो हमें ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए चाहिए या योगर्ट चाहिए ऐसी, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर वाटर या वे प्रोटीन ज़्यादा डालेंगे। सारे स्टेप्स आपको याद करने हैं। अब आता है स्टेप होमोजेनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ मिल्क होमोजेनाइजेशन इज़ टू subject milk fat globules to several conditions in order to disrupt the membrane surrounding them and then maintain the new globules in dispersion while a new membrane is formed at the fat serum surface. Homogenization is done to prevent from Brownian movement force that rises the milk fat to the surface of the milk and create undesirable effect of separation. Several conditions that cause milk homogenization are application of pressure, shear stress, temperature gradient. होमोजिनाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? होमोजिनाइजेशन का मतलब जो एक साइड के पार्टिकल हैं वो एक साथ हो जाएंगे और जो एक साइड के पार्टिकल हैं वो एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। हमने देखा होगा कि अगर हम मिल्क को बहुत देर तक या हमको मिल्क को बॉईल करते हैं, उसके बाद हम उसको रेस्टिंग पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है फ़ैट की। मिल्क की जो फ़ैट की लेयर बन जाती है, मलाई की लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि साथ साथ वाले पार्टिकल साथ साथ चले जाते हैं। जो थिक पार्टिकल्स, फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर लेयर बना लेते हैं, ठीक है। इस वजह
वजह से क्या होगा, जब हम कर्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो जो सारा फैट है वो तो सरफेस लेयर पे फॉर्म हो जाएगा और उसका लॉस्ट हो जाएगा। अंदर की जो कर्ड होगी वो काफ़ी लूज कंसिस्टेंसी की होगी और अच्छी तरह से उसकी विस्कोसिटी नहीं रहेगी, या काफ़ी गाढ़ी कर्ड नहीं बनेगी, या काफ़ी अच्छी रिच कर्ड नहीं बन पाएगी, क्योंकि फैट का सारा जो ग्लोब्यूल्स है वो सरफेस लेयर पे जाके ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो अंदर दूध के अंदर या मिल्क के अंदर कोई भी फैट नहीं रह जाएगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, हमारी जो कर्ड है उसकी जो रिचनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होमोजिनाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि ब्राउनियन मूवमेंट आपने जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स जो एक तरह के होते हैं वो एक साथ चले जाते हैं। ठीक है, ये रीजंस बता देते हैं कि ये होमोजिनाइजेशन क्यों होता है। आप ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो भी होमोजिनाइजेशन हो जाएगा, प्रेशर लगाओगे ठीक है तो भी जिगजैग मूवमेंट हो जाएगी पार्टिकल्स की, ब्राउनियन मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। अब मैंने आपको जैसे ही बताया था, जब टेम्परेचर हाई हुआ, हमने बॉईल करा मिल्क, उसके बाद रेस्ट कर दिया, तो ऊपर सरफेस लेयर बन गई फ्लैट ग्लोब्यूल्स की। ठीक है, और ये क्यों हुआ, टेम्परेचर हमने ज़्यादा करा, जिसकी वजह से जो फैट के सारे पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे एक लेयर बना दी, जिसकी वजह से अंदर का जो मिल्क है उसके अंदर कोई भी फैट या उसके अंदर कोई रिचनेस नहीं रही, जिसकी वजह से जो योगर्ट बनेगा वो बहुत ख़राब बनेगा, रिच नहीं बनेगा, ख़राब योगर्ट बन जाएगी। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें बहुत सारे प्रोसीजर देखने पड़ते हैं। उसके बाद आता है कूलिंग ऑफ योगर्ट। मिल्क इज कूल्ड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कूलिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आइडियल ग्रोथ टेम्परेचर एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग कंटेमिनेशन, and the fermentation culture is added in the concentration of about 2%. It is held at this temperature for about 2 to 3 hours when the incubation take place. ठीक है, अब जो बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो काफ़ी ठंडा टेम्परेचर या काफ़ी लो टेम्परेचर को मतलब उसको सहन नहीं पाता, तो वो क्या करता है, वो मर जाते हैं। जब हम उसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं वो मर जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, कर्ड की फॉर्मेशन अच्छी होगी। ठीक है, पर जो लैक्टोबैसिलस और ये सारे बैक्टीरिया हैं ये विथस्टैंड कर देते हैं सारे टेम्परेचर को। ठीक है, इस वजह से ये काफ़ी वायबल है। वायबल का मतलब कि कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं। ये बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका मल्टी टेम्परेचर पे वर्क करते हैं ये। पर तो ये इन टेम्परेचर पे भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंक्यूबेशन एंड द स्टार्टर कल्चर। ठीक है, जब हमने उसको कूलिंग कर दी उसके बाद हम इनको इंक्यूबेट करेंगे और उसके अंदर स्टार्टर कल्चर डाल देंगे। आफ्टर मेंटेनिंग द टेम्परेचर, हमने क्या करा, जब बॉईल करा था तो काफ़ी हीट हो गई थी, अब हमने उसको कूल कर दिया तो टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। उसके अब हमने टेम्परेचर कर दिया 42 से 44 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है किसी भी माइक्रोब्स के लिए। माइक्रोब्स किसी के लिए मतलब योगर्ट के लिए। ठीक है, योगर्ट के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उसके बाद हम उसके अंदर स्टार्टर कल्चर ऑफ फेवरेबल माइक्रोब्स आर एडेड एज कूलिंग गिव्स अ सर्वाइवल टेम्परेचर। कूलिंग ने एक सर्वाइवल टेम्परेचर दे दिया तो माइक्रोब्स को हम ऐड कर देंगे, या स्टार्टर कल्चर। ठीक है, स्टार्टर कल्चर को हम ऐड कर देंगे, इनोकुलम को हम ऐड कर देंगे उस योगर्ट प्रोसेसिंग में। ठीक है, ऑप्टिमम सर्वाइवल टेम्परेचर, द मेन स्टार्टर कल्चर इन योगर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि स्टार्टर कल्चर योगर्ट के लिए कौन कौन से हैं। द मेन स्टार्टर कल्चर इन योगर्ट आर लैक्टोबैसिलस बुल्गारिगस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। द फंक्शन ऑफ स्टार्टर कल्चर इज टू फर्मेंट लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। स्टार्टर कल्चर का जो फंक्शन है वो रहता है कि जो लैक्टोज शुगर रहती है मिल्क के अंदर उसको लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करे, और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, वो पीएच को डाउन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कोगुलेशन हो जाएगा और कर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। द इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड डिक्रीजेज पीएच एंड कॉज द मिल्क टू क्लॉट और टू फॉर्म द सॉफ्ट जेल दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द योगर्ट। अदर बैक्टीरियल कल्चर कौन कौन से रहते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस सबस्पीशीज कसी एंड बायोफिडोबैक्टीरिया में बी एडेड टू द योगर्ट एज प्रोबायोटिक कल्चर। ठीक है, प्रोबायोटिक कल्चर का क्या एडवांटेज है मैं आपको बता चुकी हूँ और दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ in lactose digestion, immune system stimulation, incubate the yogurt by setting it in a warm place for 6 hours। ठीक है, इंक्यूबेट करा, अब हमने सब कुछ डाल चुके हैं, अब उसको इंक्यूबेट करेंगे 6 hours तक। द गोल इज टू मेंटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टू अलाउ द योगर्ट फॉर फर्मेंटेशन। हम एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा,
योगर्ट की फर्मेंटेशन हो जाएगी, स्टार्टर कल्चर अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे। द टाइम विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इनोकुलेशन कल्चर, टेम्परेचर, लैक्टोज कंटेंट ऑफ द मिल्क एंड द वाइटिलिटी ऑफ द स्टार्टर कल्चर यूज्ड। टाइम किस पे डिपेंड करता है कि कितना हमने कर्ड बनाना है, और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने जो यूज़ करे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करे हैं वो कितने अप्रोप्रिएट हैं अपनी वर्किंग के लिए, और लैक्टोज कंटेंट कितना है मिल्क के अंदर। अगर मिल्क के अंदर बहुत सारा लैक्टोज कंटेंट है, अच्छा मिल्क है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा सेटिंग होगी, ज़्यादा सेटिंग टाइम लगेगा, ज़्यादा इंक्यूबेशन टाइम लगेगा। ठीक है, ये सब टाइम डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। वो फैक्टर मैंने लिस्ट कर दिए हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा है, अब उसके बाद सेटिंग हो चुकी है, उसके बाद हम क्या करेंगे? रेफ्रिजरेशन योगर्ट इमिडिएटली वंस द योगर्ट हैज़ कंसील्ड टू जेल लाइक कंसिस्टेंसी, रैपिडली चिलिंग स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ एसिड। ठीक है, जब हम पूरी फॉर्मेशन हो जाती है कर्ड की, तो क्या होगा? हमें चिलिंग करनी पड़ेगी, हमें रेफ्रिजरेट करनी पड़ेगी अपनी कर्ड को, कि इसके अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको नहीं पता कि कब ऑफ होना है, कब ऑन होना है। ठीक है, और हमें उनको ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिस टेम्परेचर में वो वर्क नहीं कर पाए। तो रेफ्रिजरेशन करेंगे तो उसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पाएंगे और हमें अपनी कर्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब जब हम इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज कर रहे हैं योगर्ट को, तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे हमें। अब सबसे पहला रहता है यूज़ ऑफ स्टेबलाइज़र। द स्टेबलाइज़र इंक्रीज शेल्फ लाइफ एंड प्रोवाइड्स अ रीजनेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी of the product. Stabilizer function through their ability to form gel structure in water. The stabilizer generally used is gelatin, कार्बोक्सीमिथाइल, सेल्यूलोज, गुआर। ठीक है, अब स्टेबलाइज़र क्या करते हैं? जो इनकी जो योगर्ट हम इंडस्ट्रियली यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तो शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो जनरली यूज़ रहते हैं वो है जेलाटिन, कार्बोक्सिल मिथाइल, सेल्यूलोज, गुआर। ठीक है, आप देख सकते हो कि अलग अलग योगर्ट में अलग अलग स्टेबलाइज़र यूज़ रहते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? जेल लाइक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, जिसकी वजह से कर्ड की जो सेटिंग रहती है वो बहुत टाइम तक रहती है। अब हम स्वीटनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ नेचुरली रहते हैं, कुछ आर्टिफिशियली रहते हैं। अब योगर्ट बना रहे हैं तो अलग अलग फ्लेवर्स की योगर्ट बनाएंगे। सक्रोज इज़ द मेजर स्वीटनर्स यूज्ड इन द योगर्ट प्रोडक्शन। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, हनी। ठीक है, हनी आर यूजुअली एडेड टू स्टिर्ड योगर्ट टू मास्क द एसिडिटी फॉर एसिड कॉन्शियस कंज्यूमर्स। ठीक है, कर्ड के अंदर एसिडिटी मेंटेन करने के लिए हनी भी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोन कंज्यूमर्स होते हैं, जो ज़्यादा एसिड को कंज्यूम नहीं कर पाते, क्योंकि कर्ड एसिडिफाई होके ही बनती है, तो हम हनी डालते हैं जिस वजह से उसका पीएच मेंटेन रहे। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहते हैं आस्पर्टेम एंड सुक्रोलेज। ठीक है, सुक्रालेज, ठीक है, सुक्रोलोज सॉरी, आर यूज्ड। अब फ्रूट्स फॉर फ्लेवरिंग योगर्ट। ठीक है, फ्रूट्स भी यूज़ होते हैं, बहुत तरीके के यूज़ होते हैं फ्रूट्स प्रिपरेशन फॉर ब्लेंडिंग इन योगर्ट आर स्पेशली डिज़ाइन टू मीट द मार्केटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगर्ट। किसी भी फैक्ट्री का या किसी भी प्रोडक्ट का मेन मोटिव क्या रहता है? अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना। तो काफ़ी कलरफुल और काफ़ी फ्लेवर्स हम योगर्ट के अंदर देख सकते हैं जब हम इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं। Flavors and certified colors are usually added to the fruit for yogurt preparation for improved eye appeal and better flavor profile. Sugar is the base of fruit in uses protecting फ्रूट फ्लेवर अगेंस्ट लॉस ऑफ वॉयलेशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, हम ये भी रखते हैं कि अगर शुगर की वजह से कोई भी कोई इल इफेक्ट ना पड़े हमारी योगर्ट पे। ठीक है, ये भी देखते हैं कि अगर शुगर की वजह से कोई ऑक्सीडेशन ना हो जाए और हमारी योगर्ट ख़राब ना हो जाए जल्दी टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि शेल्फ़ लाइफ हम मेंटेन करके रखनी पड़ती है, क्योंकि हम बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पे बना रहे हैं और अपने घर के लिए नहीं बना रहे हैं। पैकेजिंग क्या रहती है? पैकेजिंग करते हैं हम पॉलीथीन में, कार्टन्स वगैरह में, एल्युमिनियम फॉइल में। कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पैकेजिंग काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह या उसके ऊपर कलरफुल आर्टिकल्स वगैरह लिखे होने चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट हों उस पैकेजिंग से और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करें और भूलना मत वॉचिंग बायो नोट्स। Subscribe, like, share and comment.